इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। आज जितने भी फिनोमेनास हम अपनी डेली लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करते हैं वो किसी न किसी मेथड्स या प्रोसीजर्स के थ्रू ही साइंटिफिक लॉ या थ्योरीज का हिस्सा बन जाते हैं। उन मेथड्स और प्रोसीजर्स को हम साइंटिफिक अप्रोच कहते हैं और केमिस्ट्री के अंदर वो साइंटिफिक अप्रोच एक एक करके हम स्टडी करेंगे कि वो क्या अप्रोच है जिसकी बुनियाद पर कोई भी एक ऑब्जर्वेशन एक यूनिवर्सल लॉ का हिस्सा बन जाती है। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन is the basic tool to go forth for elaborating a phenomena, but it may vary from person to person. जब भी हम किसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसके हवाले से कोई ना कोई एक राय जनरेट करते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि एक ग्लास के अंदर वाटर फिल हुआ है। जो ऑब्जर्वर है उसके अंदर वो ये ऑब्जर्व करेगा कि इसके अंदर हाफ वाटर फिल्ड है, और जो दूसरा है वो ये ऑब्जर्व कर सकता है कि जो हाफ ग्लास है वो एम्प्टी है। इट मीन्स कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती हैं, ठीक है, और इसमें कोई भी ऑब्जर्वेशन सही और कोई भी गलत हो सकती है। इस केस के अंदर दोनों ऑब्जर्वेशन सही हैं, ठीक है। अब हम एक मिसाल लेते हैं, एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं। हम कहते हैं कि एक केमिकल ए है और एक केमिकल बी है, ठीक है, और इसकी हम क्वांटिटी भी डिफाइन कर देते हैं कि जी 4 ग्राम केमिकल ए है और 5 ग्राम केमिकल बी है, ठीक है। इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है, रिएक्शन टेक प्लेस, और जो प्रोडक्ट के अंदर है वो क्या बना, C और D। जो C की क्वांटिटी थी वो 2 ग्राम्स थी और जो D की क्वांटिटी थी वो 7 ग्राम्स थी। जो प्रोडक्ट्स रिएक्शन से पहले थे उन्हें हम रिएक्टेंट्स कह देते हैं, और जो रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कह देते हैं, ठीक। इस केमिकल रिएक्शन से जो ऑब्जर्वर था उसने ये ऑब्जर्व किया कि मास जो है वो रिएक्शन से पहले और मास रिएक्शन के बाद वो सेम रहा, ठीक है। इस केमिकल रिएक्शन की बुनियाद के ऊपर हमने एक स्टेटमेंट जनरेट कर लिया। हमने कहा कि जी मास will remain. Writing is not appropriate, that's why I'm removing this thing. Again we are writing the statement that mass will remains same. ये वो स्टेटमेंट है जो कि हमने हाइपोथेसिस के अंदर दिया है, ठीक है जी। हाइपोथेसिस क्या है? व्हेन अ फिनोमेनन इज ऑब्जर्व्ड, a scientist ponders over it and carries out relevant experiments. He through the data arrives at a possible explanation for the nature of phenomenon. This explanation, which is still only a trial idea, is called hypothesis. अब ये जो हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो कि हमने
ऑब्जर्वेशन के नतीजे के अंदर हमने ये स्टेटमेंट को कंक्लूड किया जी मास विल रिमेन सेम। अब हम इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करते हैं कि कैसे हमने ये हाइपोथेसिस को जनरेट किए। हम कहते हैं जी जैसे ये ए रिएक्टेंट है, हमने इस ए की जगह पर हमने एक केमिकल लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इसको हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। और केमिकल रिएक्शन के नतीजे के अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हुए वो थे सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की एक सर्टेन क्वांटिटी को हमने टेस्ट करना था। अब हम देखते हैं कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास वो ये कि इनको रिएक्ट करवाने से पहले जो हमारे पास मास था, जैसे कि हमें नज़र आ रहा है वेट बैलेंस के अंदर कि वो 67.25 ग्राम था, और जब ये दोनों अलग अलग थे यानी कि उन्होंने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया था, ये अदर रिएक्टेंट थे, और आफ्टर द रिएक्शन हमने देखा कि दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए सोडियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। उन दोनों की जो उन दोनों को सम अप किया वो वापस 67.25 ग्राम था। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से हमने अपने जो हाइपोथेसिस है उसको सपोर्ट किया कि जी मास विल रिमेन सेम। यानी कि हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि बिफोर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग जो मास था, मास को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, वो सेम है आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, ये हमारा हाइपोथेसिस था जो कि हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है, हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जी मास जो है वो सेम रहा। उसके बाद जो थर्ड स्टेप था वो था थ्योरी का। थ्योरी क्या है? बेसिकली when a hypothesis is supported by large amount of different type of observations and experiments, then it becomes a theory, that is scientifically acceptable idea or principle to explain a phenomena। अब जिस तरीके से हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, इस तरीके से हम इसी हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को साबित करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम यहाँ पर एक दूसरे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं जी सिल्वर नाइट्रेट को जब हमने HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 फॉर्म हुआ, और इसके नतीजे में भी जो रिएक्शन से पहले जो मास था और रिएक्शन के बाद जो मास था वो सेम रहा। यानी कि हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट केमिकल्स को इस्तेमाल करते हुए वही रिजल्ट्स ऑब्टेन किया जो कि हमारी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता था। और जब हम इस तरीके से डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशंस परफॉर्म करते हैं और डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो है इस तरह की डिस्कशंस करके उन एक्सपेरिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, तो बेसिकली वो एक थ्योरी का पार्ट बन जाती है। इसके बाद जो चौथा स्टेप है वो है साइंटिफिक लॉ का।
अच्छा, एक बात और कि थ्योरी के अंदर अभी भी बेहतरी की गुंजाइश होती है, मतलब फर्दर इम्प्रूवमेंट की अभी भी गुंजाइश है, जिसकी बुनियाद ये जो गैप है, जिस वक्त ये फिलअप हो जाएगा तो वो एक साइंटिफिक लॉ का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि इस थ्योरी को किसी ने एज अ चैलेंज ले लिया और उसने ये साबित करने की कोशिश करी कि मास जो है वो सेम नहीं है। तो उसने जो है डिफरेंट कंडीशंस के अंदर और डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशंस को इस्तेमाल करते हुए एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया। मिसाल के तौर पर AgNO3 की जो क्वालिटी थी वो ये थी कि ये 98% प्योर था। उन्होंने उसकी फर्दर प्योरिटी करके ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया, यानी कि और ज़्यादा, यानी कि एक सर्टन एनवायरनमेंट के अंदर उसको और प्योर किया उस एनवायरनमेंट को, ताकि ये एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं ये और ज़्यादा एक्यूरेट आएँ। और जब इन रिजल्ट्स को दोबारा फर्दर एक्सपेरिमेंटेशंस के बाद उन्होंने हासिल किया तो वो जो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स थे वो सेम रहे। ठीक है, फर्दर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट थे वो अनचेंज रहे। तो फिर हमने क्या किया, उस थ्योरी को एक लॉ का पार्ट बना दिया, जिसे हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जिसमें हम कहते हैं कि मास विल नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इट ऑल्दो इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। जैसे कि हमें ऊपर नजर आ रहा है कि पहले ये दोनों लिक्विड्स थे, ठीक है, ये भी एक लिक्विड था, ये भी एक लिक्विड था, ठीक है, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन ये प्रेसिपिटेशंस फॉर्म कर ली इन्होंने, किसकी, कॉपर हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड की इन्होंने प्रेसिपिटेशंस फॉर्म कर ली। ठीक है, ये इन्होंने इसकी प्रेसिपिटेशंस फॉर्म कर ली। ठीक है, और बाकी ये जो सॉल्यूशन था वो सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ही रहा, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में ही रहा। यानी कि इन्होंने अपनी स्टेट तो चेंज कर ली, लेकिन जो मास, जो कि हमारा फोकस था, ठीक है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि मास विल नेवर चेंज, वो बरकरार रहा और वो एक साइंटिफिक लॉ का पार्ट बन गया, जिसे हम लॉ ऑफ नेचर भी कहते हैं।